दोस्तों, अगर आपने कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले या डाबर जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इस वक्त अपने पीक से करीब 25 से 26% तक नीचे आ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये इंडेक्स आज उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है जहां ये मई 2023 में था। मतलब 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में ज़ीरो रिटर्न। तो आज हम समझेंगे निफ्टी एफएमसीजी आखिर है क्या, इसमें कौन सी कंपनीज हैं और क्यों ये सेक्टर इतने प्रेशर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स होता क्या है। एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो रोजाना यूज होते हैं, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकिंग ऑयल या फिर सिगरेट। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ये एनएसई का यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सेक्टोरल इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप 15 एफएमसीजी कंपनी शामिल है। ये इंडेक्स इन कंपनीज के कंबाइंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इस सेक्टर की खासियत ये है कि इसे डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, लोग रोजमर्रा की जरूरतें खरीदना बंद नहीं करते। इसलिए इसे हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी ये पहचान दांव पर लगी है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स की कंपनीज की। एनएसई इंडिया की ऑफिशियल फैक्ट शीट पे अगर हम जाएं तो इसके अनुसार इसकी वेटेज कुछ इस प्रकार है। अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे नंबर 1 पर है आईटीसी लिमिटेड। सबसे बड़ी वेटेज है 27.21%। ये कंपनी कुछ सिगरेट बनाती है, बिस्किट्स, होटल्स और एग्री बिजनेस, मतलब डाइवर्सिफाइड जाइंट है। दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि HUL। इसकी वेटेज है अराउंड 18.80%। इसके अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो हैं सर्फ एक्सेल, डव, लक्स, रिन, लाइफ बॉय, ये सब हम यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे अगर हम जाएं तो है नेस्ले इंडिया, जिसकी वेटेज अराउंड 10% है। और इसके अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो है मैगी, किट कैट, मंच, यानी कि घर घर की पहचान। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वेटेज अगेन 7.55% है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाटा टी, टाटा नमक, स्टारबक्स इंडिया, ये सारे। अगला नंबर है वरुण बेवरेजेस का, जिसकी वेटेज भी अराउंड 7% है। और इसके अगर हम कुछ फेमस प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेप्सिको का इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी इसी के पास है। अगला नंबर आता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का, जो अराउंड 6% की वेटेज रखता है। और इसके अगर हम कुछ फेमस प्रोडक्ट्स की बात करें तो गुड डे, मैरीगोल्ड, न्यूट्री चॉइस। नेक्स्ट आता है नंबर मैरिको लिमिटेड का, जिसकी वेटेज अराउंड 4% से थोड़ी ज़्यादा है। और इसके प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो वो है पैराशूट, सफोला। अगर हम उसके बाद गोदरेज की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तो इसकी वेटेज भी 4% के आसपास है। और इसके कुछ प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो वो है सिंथॉल, गुड नाइट, हिट। अब हम बात करते हैं ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की, जिसकी वेटेज अराउंड 3.69% है। और इसके जो फेमस ब्रांड्स हैं वो है मैकडॉवेल्स, रॉयल चैलेंज। अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। और नंबर 10 पर है रेडिको खेतान। इसकी वेटेज है 2.71%। और बाकी रिमेनिंग कंपनीज मिलकर इंडेक्स का बाकी का शेष हिस्सा बनाती हैं। तो ये टॉप 10 कंपनीज मिलकर निफ्टी एफएमसीजी का करीब 92% हिस्सा रिप्रेजेंट करती है। तो कुल मिलाकर ये इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कंज्यूमर ब्रांड का एक बुके है। लेकिन अभी ये बुके थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, ये इंडेक्स अपने पीक से 25-26% नीचे क्यों है और 3 साल में कोई रिटर्न क्यों नहीं मिला इन्वेस्टर्स को। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म है। अगर मैं बात करूं जहां कई मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल की तरफ जो इन्होंने मार्च के मंथ में लिखा था अबाउट एफएमसीजी स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप हेडिंग देखेंगे तो एफएमसीजी स्टॉक्स फॉल एज राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस थ्रेटन मार्जिन्स। और ये बात लिखी थी नोमुरा ने। नोमुरा ने प्रेडिक्ट किया था। पहले तो हमें ये समझना होगा नोमुरा है क्या। तो नोमुरा ग्रुप एक जापान का लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, और आप इसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट रीजन्स में इन्वेस्ट करता है। जापान के जो लोग हैं उनका पैसा ही डिफरेंट एशियन मार्केट्स में लगाता है, यूरोपियन मार्केट्स में लगाता है, यूएस में लगाता है और जगह जगह लगाता है। तो ये काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं सारी एशियन मार्केट्स पे। तो इनका कहना है कि एफएमसीजी स्टॉक्स, इन्होंने कुछ रीज़न दिए हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। तो अब समझते हैं उन रीजंस को। तो अब अगर मैं नीचे जाऊं और
हम सबसे पहला रीज़न जाने कि क्यों एफएमसीजी सेक्टर्स को एकदम मार पड़ रही है। तो सबसे पहला रीज़न ये बताते हैं कच्चे तेल की मार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईरान यूएस के बढ़ते हुए तनाव की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर बना हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि यार एफएमसीजी कंपनीज का तेल से क्या लेना देना, लेकिन इसका सीधा असर है यही बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में। अगर हम नीचे जाएं तो आप देखेंगे, अगर आप ये वाला कॉलम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका सीधा असर पड़ता है क्रूड ऑयल से बनने वाले डेरिवेटिव्स जैसे कि एचडीपी यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पैकेजिंग मटेरियल्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। बिस्किट का रैपर हो, चाहे शैम्पू की बॉटल हो, ऑयल का पाउच हो, ये सब क्रूड डेरिवेटिव से बनते हैं। जब क्रूड महंगा होता है तो पैकेजिंग महंगी हो जाती है, और जब पैकेजिंग महंगी हो जाती है तो एफएमसीजी कंपनीज के जो मार्जिन है वो स्क्वीज कर जाते हैं या श्रिंक कर जाते हैं, यानी उनकी कमाई घटती है। अब अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूं नीचे तो इसी रिपोर्ट में नोमुरा बताता है दूसरा बड़ा रीज़न कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो एफएमसीजी सेक्टर फेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो दूसरा बड़ा कारण है पाम ऑयल। भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन मलेशिया के साबा रीजन में पिछले कुछ समय से जो भयंकर बाढ़ आ रखी है उस वजह से पाम ऑयल की प्रोडक्शन कम हो चुकी है। सप्लाई कम हुई तो कीमतें बढ़ गई, और ऊपर से अगर आप देखें तो सिर्फ कीमतें बढ़ना एक अलग रीज़न है, उसके अलावा जो रुपये की डेप्रिसिएशन हो रही है पिछले कुछ टाइम से और डॉलर महंगा हो रहा है तो इम्पोर्ट का बिल और बढ़ रहा है, क्योंकि जो हम मलेशिया को पेमेंट करते हैं वो रुपये में नहीं करते, वो हम डॉलर में करते हैं। इसी वजह से नोमुरा ने कहा है कि इंडिया की इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स पर हाई डिपेंडेंसी और रुपी डेप्रिसिएशन दोनों ने मिलकर डोमेस्टिक एफएमसीजी कंपनीज के लिए सिचुएशन बिगाड़ दी है। अब आपको साबुन बनाना हो, कुकिंग ऑयल बेचना हो या हेयर ऑयल, पाम ऑयल इन सब चीज़ों में यूज होता है, तो डायरेक्टली इसका मार्जिन पर असर पड़ता है एफएमसीजी कंपनीज के। अब चलते हैं तीसरे बड़े रीजन पर। तीसरा बड़ा कारण है रॉ मटेरियल्स की बढ़ती कीमतें, और वो भी कई मोर्चों पर एक साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो सनफ्लावर ऑयल की कीमतें सीक्वेंशली करीब 16% अप हो चुकी हैं। मिल्क के दाम अगर हम यहाँ पे देखें तो मिल्क के दाम मंथ ऑन मंथ करीब 3% और ईयर ऑन ईयर करीब 8% बढ़े हैं। और ये तब जब फ्लश सीजन चल रही है, जब आमतौर पर दूध सस्ता होता है। अगर इसके साथ हम सोयाबीन ऑयल की तरफ देखें तो सोयाबीन ऑयल के दाम थोड़े स्टेबल हैं, मंथ ऑन मंथ करीब 1% नीचे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि एफएमसीजी कंपनीज को हर तरफ से महंगे इनपुट्स फेस करने पड़ रहे हैं। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनीज के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो प्राइसेस बढ़ाओ या फिर अपना मार्जिन घटाओ, और दोनों ही ऑप्शंस आज की मार्केट में इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं। इसके साथ चौथा कारण एक और है कि डिमांड साइड का प्रेशर। पिछले 1-2 साल से लगातार इन्फ्लेशन की वजह से कॉमन आदमी की परचेजिंग पावर है कम हो रही है। जो पैसा पहले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर खर्च होता था अब इसेंशियल स्पेंडिंग जैसे कि फ्यूल, ईएमआई और खाने पीने की बेसिक चीज़ों में जा रहा है। रूरल इंडिया की अगर बात करें तो जो एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ डिमांड स्लो रही है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, और जब वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो रेवेन्यू नहीं बढ़ता। तो एक तरफ से कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ से डिमांड वीक है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी सेक्टर के लिए बहुत बुरी चीज़ है। तो दोस्तों अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसकी समरी ये है कि निफ्टी एफएमसीजी आज इस हालत में इसलिए है क्योंकि पहला रीज़न क्रूड ऑयल महंगा होने से पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ी है। दूसरा, मलेशिया में बाढ़ और रुपी डेप्रिसिएशन से पाम ऑयल इनपुट महंगा हुआ है। तीसरा, सनफ्लावर ऑयल, मिल्क जैसे रॉ मटेरियल्स में इन्फ्लेशन है। और चौथा, रूरल डिमांड स्लो है और परचेजिंग पावर कम हुई है। ये सब मिलकर इस सेक्टर को 3 साल से जीरो रिटर्न की स्थिति में रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर किन कारणों से दबाव में है, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर क्यों अभी भी रेलेवेंट है। देखिए, हर सेक्टर के अपने साइकिल्स होते हैं। आज अगर इन्फ्लेशन ऊपर है तो एक दिन नीचे भी आएगा, और जब इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की रियल परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अभी अगर हम देखें तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स स्टिल हाई हैं, कल को वो भी कम होंगे तो लोगों की ईएमआई कम होगी, उनके होम लोन, उनके कार लोन की ईएमआईज कम जाएंगी, उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब ऐसा होता है कि जब बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट कम करता है, यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट कम करता है, तो कंपनीज लोन उठाती हैं। लोन उठा के वो फर्दर फैक्ट्रीज लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, उससे जॉब्स भी बढ़ती हैं, और जॉब्स बढ़ेंगी तो आपकी सैलरीज बढ़ेंगी। तो ये पूरे इकोनॉमी का साइकिल है।
और जब ये इकोनॉमी का साइकिल चक्का चलता है तो सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर रिकवर करता है, क्योंकि ये सेक्टर इकोनॉमी की नींव है। लोग चाहे कुछ भी बोलें, साबुन, तेल, बिस्किट खरीदना कोई बंद नहीं करेगा। तो जो सेक्टर आज प्रेशर में है वही सेक्टर कल सबसे मजबूती से वापस आ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें। इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आईटीसी लें या एचयूएल लें या नेस्ले लें या ब्रिटानिया लें, ये रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग है और रिस्की भी। इसलिए एक आसान और कंपैरेटिवली सेफर रास्ता है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक ऐसा फंड होता है जो डायरेक्टली किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आप एक ही इन्वेस्टमेंट में पूरे इंडेक्स की सभी कंपनीज में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। ना कोई एक स्टॉक का रिस्क, ना कोई एक्स्ट्रा रिसर्च। अब मैं पर्सनली जिस फंड को देख रहा हूँ वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ, तो आपको ये फंड मिल जाएगा। ये ईटीएफ डायरेक्टली निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को ट्रैक करता है। मतलब जब भी ये इंडेक्स रिकवर करेगा, इस ईटीएफ की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। और अभी जब ये इंडेक्स अपने पीक से 25 से 26% तक डाउन है, तो ये एक पोटेंशियली इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग है, आपके गोल्स अलग हैं और आपका टाइम होराइजन भी अलग है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की रिसर्च ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें और अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही फैसला लें। मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि सिचुएशन क्या है, नंबर्स क्या हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आगे का फैसला पूरी तरह आपका है। उसमें फ़ायदा या नुकसान भी आप ही का होगा। अब अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।